वालेकुम डियर्स आज हम जो है सेकंड चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन का मतलब क्या है कि होम्योस्टेसिस मीन्स सेम, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो सेम हो जाए, और एडाप्टेशन का मतलब जो भी हमारे पास चेंजेस आ रही है उसको हमको एडाप्ट करके उसको चेंज करना है। हमारे अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एडाप्ट करना है, यानी उसको उस चेंज को हमें एडाप्ट करना है। तो हमें आज पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, द टर्म्स होम्योस्टेसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस विच स्टेडिंग यानी सेम रहना, और सिंपलेस्ट मीन्स स्टेइंग द सेम रहना। यहाँ दूसरी इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है डेफिनेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विच नैरो लिमिट्स इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस सेम रहे तो उसको, यानी हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का सेम रहे, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल ले लो, हमारे पास बाहर टेम्परेचर है 44 और अंदर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 37। अब 44 को 37, अब अंदर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो 44 है बाहर का टेम्परेचर। अब सेम क्यों रह रहा है 37? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम्स जो है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम सही वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम अपनी एक्टिविटी रोक देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब अब बॉडी हमारी 37 को मेंटेन कैसे कर रही है? अब जैसे मेंटेन करेगी, कैसे करेगी? हमारी बॉडी जैसे बाहर टेम्परेचर है 44 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे और इंटरनल एनवायरनमेंट पे 37, तो बॉडी इसको क्या करेगी कि हमारे एक स्टिमुलस जनरेट होगा और रिस्पॉन्स जनरेट होगी और स्वेट ग्लैंड को बोलेगी कि स्वेट निकालो, यानी पसीना निकलेगा और हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ देखो हमारे पास ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल है, वो बढ़ती भी है लो भी होती है, मगर वो एक नॉर्मल कंडीशन पे है, नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल कंडीशन पे होती है ग्लूकोज लेवल। तो उसने क्या किया कि चीनी खा ली, यानी कोई चीनी खा ली या रोटी वगैरह खा ली या व्हील वगैरह खा ली, तो उसका एकदम से ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। अब जैसे बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होगा, उसको वापस नॉर्मल लेवल पे लेके, अब बॉडी में ब्लड में हो गया ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, तो क्या हमारी बॉडी क्या है रिस्पॉन्स करेगी पेनक्रियाज को, भाई इंसुलिन रिलीज कर, हमारे पास ग्लूकोज बढ़ गया है, अब इंसुलिन रिलीज कर, जैसे ग्लूकोज लेवल लो हो जाए, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो ये भी एक होम्योस्टेसिस का एग्जाम्पल है। होम्योस्टेसिस का एग्जाम्पल यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में हमें नॉर्मल रहना है, यानी सेम चीज़ पे रहनी है। जैसे 120/80 ब्लड प्रेशर है तो वो हमारा वो सेम रहे, ना बढ़े ना कम हो। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग डिजीज हो जाए, हाँ डिजीज पे जो है होम्योस्टेसिस कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और उसके बाद फीवर हो जाता है, फीवर में ब्लड प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाता है। उसके बाद जो है ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, स्ट्रेस से हाई होता है, लो भी होते हाई हो जाते हैं, हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं, और लाइफ स्टाइल से भी वेरिएबल हमारे हाई हो जाते हैं, इंजरी से, डिहाइड्रेशन से, जेनेटिक फैक्टर से और टेम्परेचर से, आउटसाइड टेम्परेचर पे हमारे असर पड़ता है और होम्योस्टेसिस हमारा हाई हो जाता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं, यानी कोई भी बॉडी में हमारे पास वेरिएबल कम हो गया, यानी ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, हार्मोन्स, एंजाइम, एनी थिंग्स, कोई भी हमारे पास कम हो जाए तो उसको हाई करता है, और
जो चीज़ हमारे पास बढ़ जाए उसको लो करता है, यानी अपनी नॉर्मल पॉइंट पे लेके आते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम। ये काम करता है होम्योस्टेसिस पर। होम्योस्टेसिस जो काम करता है वो निगेटिव फीडबैक सिस्टम पे करता है, निगेटिव फीडबैक पे करता है, पॉजिटिव फीडबैक पे नहीं करता। पॉजिटिव फीडबैक में सिर्फ चेंजेस आती रहती है, हाई होने की चेंजेस आती रहती है। तो उसके बाद द फीडबैक मैकेनिज्म refer the feedback loop impair the biological pathway and inhibit the pathway is commonly homeostasis. There is a system says alarm triggered है, और the outsider the supporter the hinder modification, यानी अलार्म ट्रिगर से हमारे पास स्टिमुलस आ गई। स्टिमुलस का मतलब कोई चीज़ बाहर से आ गई, अब उसका ये अलार्म ट्रिगर है, भाई इसको नॉर्मल करो, ये ग्लूकोज बढ़ गया है, अभी इसको नॉर्मल करो। उसके बाद है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म कौन कौन से? स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब ये होता है, दो स्टिमुलस होती है हमारे पास, एक होती है एक्सटर्नल स्टिमुलस, दूसरी होती है इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होती है? बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम में, बाहर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा है, 50 है, 49 है, तो उसको हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 37 नॉर्मल रखना है। वहाँ टेम्परेचर -2 है, -1 है, जैसे बाहर लोगों में हो, बाहर वाले मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में तो नहीं होता मगर बाहर वाले मुल्कों में होता है, जो ठंडी जगह पे होते हैं मुल्क। तो सर्दी में अक्सर सर्दी में हमारे पास 7 टेम्परेचर हो जाता है, 8 हो जाता है, तो उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के 37 करने के लिए ये हमारे पास स्टिमुलेट एक जनरेट होता है कि भाई जाओ वेजो कंट्रैक्शन कराओ, मेटाबॉलिज्म रेट स्पीड अप कराओ, और उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म रेट को स्पीड अप कराओ, बाल ऊपर हो जाते हैं और हमारे, तो ये एक जनरेट होती है हीट हमारे पास, और हमारा टेम्परेचर नॉर्मल 37 पे होता है। ये स्टिमुलेट्स यानी ये हो गए एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स। और इंटरनल स्टिमुलेट हमारे पास अंदर से बैक्टीरिया आ गया, अब बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया, अब उस पर जो फीवर होता है वो होती है इंटरनल स्टिमुलेट्स यानी कोई भी रिस्पॉन्स देना। और उसके बाद है हमारे पास रिसेप्टर ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये जो है वो स्टिमुलस को लेते हैं और कंट्रोल सेंटर को दे आते हैं, कैरिंग देम टू द कंट्रोल सेंटर, डिटेक्ट चेंज द इंटरनल इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं जो चेंजेस आनी होती है, और उसको लेके आते हैं कंट्रोल सेंटर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। तो कंट्रोल सेंटर को देते हैं रिसेप्टर, भाई हमारे पास चेंजेस आ गई है, हमारे पास लो ब्लड ग्लूकोज हो गया है, हमारे पास पीएच का प्रॉब्लम हो गया है, ब्लड की पीएच सही नहीं है, हमारे पास कोई और प्रॉब्लम हो गया, यानी वेरिएबल में चेंज आ गई है। अब ब्रेन उसको क्या करेगा, एक रिसेप्टर से लेगा और एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एज अ न्यूरॉन, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एज अ हार्मोन, एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और वो जाएगा हमारे पास इफेक्टर के पास। इफेक्टर ऑर्गन जो उस रिस्पॉन्स को एक इफेक्ट पैदा करे, इफेक्ट प्रोड्यूस कौन सा कैसे करेगा? जैसे आप पेनक्रियाज का इंसुलिन का मिसाल ले लो, हमारे पास ब्लड ग्लूकोज हाई हो गई, या ब्लड ग्लूकोज लो का मिसाल ले लो, हमारे पास एग्जाम्पल ले लो, तो ब्लड ग्लूकोज लो हो गई, तो ब्लड ग्लूकोज लो जो हो गई, अब उसको कैसे कंट्रोल करेगा? अब क्या होगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो हो गई, अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो हो गई, तो इफेक्टर एक पेनक्रियाज को मैसेज जनरेट करेगा, भाई ग्लूकागोन हार्मोन को प्रोड्यूस कर, और एक और मैसेज जनरेट करेगा ग्लूकागोन जैसे आएगा वो अब हमारे पास नहीं है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ग्लाइकोनियोलाइसिस करवाएगा कि लिवर से हमारे पास ग्लाइकोजन में स्टोर होता है ग्लूकोज, उसको तोड़ेगा, उसको ग्लाइकोजन को तोड़ के उसमें एक ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में चेंज करवाएगा, और उसके बाद है हार्मोन केमिकल रेगुलेटर फिजियोलॉजी
केमिकल डेवलपमेंट ऑफ टिपिकली सिंथेसाइज रीजन ऑफ एक्टिव बॉडी। हार्मोन एक रिस्पॉन्स की तरह काम करते हैं, एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी मैसेज लेके जाते हैं। और उसके बाद है नेगेटिव फीडबैक लूप। हमारा जो सारे ये वेरिएबल ऊपर नीचे होते हैं, ये हमारे नेगेटिव फीडबैक के वजह से होते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक लूप में सिर्फ इंक्रीज ही होते हैं, चेंज इंटरनल कंडीशन इंक्रीज ही होती है। उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज्म में टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर ऊपर नीचे होना, हीट गेन होनी हो, टेम्परेचर लो है तो हीट गेन होगी, राइज करना है बॉडी का टेम्परेचर। और उसके बाद वेजोडाइलेशन होगी, स्वेटिंग के इस वजह से होती है। अब ये हो गया टेम्परेचर, बाहर हीट है, अंदर जो है हमें टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए, बाहर जो है गर्मी है बहुत, जैसे टेम्परेचर राइज है तो ब्लड का टेम्परेचर भी राइज हो गया। अब क्या करेगा, नर्व जनरेट होगा, उसके बाद वेजो डायलेशन होगी, यानी वेजो डायलेशन का मतलब वेजल्स जो है वो हमारी डायलेट हो जाएगी, यानी खुल जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और उसके बाद स्वेटिंग होगी, कोल्ड ब्लड हमारा कूल हो जाएगा। अब टेम्परेचर फॉल हो गया, हीट लॉस हो गई, यानी टेम्परेचर फॉल हो गया, सर्दी आ गई। अब ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, यानी तंग कराएगा, तंग हो जाएगी हमारी ब्लड की वेजल से, वो तंग यानी सुखड़ जाएगी वो। और उसके बाद सिसेशन ऑफ स्वेटिंग, और स्वेटिंग को रोक लेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को तेज करवाएगा, और हमारे हीट जो है वार्म हो जाएंगी, बॉडी टेम्परेचर वार्म हो जाएगी। और इन सारों को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेशन वो करवाता है बॉडी की। ये एमसीक्यूज भी आता है, तो बॉडी को थर्मो रेगुलेशन कौन करवाता है, वो हाइपोथैलेमस करवाता है। तो नेगेटिव फीडबैक यही है सारा। नेगेटिव फीडबैक इसमें एक एफएसएच हार्मोन है। एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है, एफएसएच हार्मोन जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन यानी वो हार्मोन होते हैं जो फॉलिकल को यानी एग को स्टिमुलेट करते हैं ओवरी से। अब एग रिलीज होने का टाइम होता है फॉलिकल का, तो फॉलिकल को मैच्योर करके उसको स्टिमुलेट करते हैं। और ईस्ट्रोजन का काम ये होता है कि यूट्रस की लाइनिंग को थिक करते हैं कि प्रेगनेंसी जब स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनता है, तो जाइगोट आके यूट्रस से अटैच होता है, तो यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है। और उसके बाद ईस्ट्रोजन की लेवल जैसे हाई होगी वो एफएसएच को रोकेगी। भाई अभी एग की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास एग आ गया है, वो जो है फर्टिलाइज भी हो गया है, अभी हमारे पास है, यूट्रस के अटैच है। उसके बाद ये ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, और ईस्ट्रोजन लेवल्स ब्लड में फॉल हो जाएगी तो पिट्यूटरी वेकेंस और ईस्ट्रोजन ख़त्म होगी। अब जैसे कि फर्टिलाइज नहीं हुआ एक, तो थ्रू द मेंसेस यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी और जो है ब्लीडिंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ईस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फिर से एफएसएच की लेवल पिट्यूटरी से बिगिन होगी। उसके बाद है पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, पॉजिटिव फीडबैक में मैकेनिज्म में हमारी चेंज इंक्रीज आती रहेगी, वेरिएबल में इंक्रीज आती रहेगी। इसके दो मेन है, ब्लड क्लॉटिंग, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। अब ऑक्सीटोसिन कैसे होता है कि ब्रेन से स्टिमुलेट होता है ऑक्सीटोसिन, डिलीवरी का टाइम आ गया भाई। अब वो आता है, वो ब्लड स्ट्रीम से सीधा यूट्रस पे आता है। यूट्रस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करता है कि ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट आके करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, और पुश बेबी टुवर्ड द सर्वेक्स से बाहर जाने के, और उसका बेबी का जो है हेड को पुश करता है अगेंस्ट द सर्वेक्स। और उसके बाद जो इम्पल्स जनरेट होती है ट्रांसमिटर सर्किट टू ब्रेन, यानी ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा जब तक बेबी डिलीवर ना हो।
अब रोल ऑफ होम्योस्टेसिस हमारे एंजाइम की एक्टिविटी यानी 37 पे एंजाइम हमारे सही से एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। और टेम्परेचर है, पीएच है, और उसके बाद सेल डेथ ऑफ सेल, यानी कोई सेल जो है फेल हो गया है या कोई सेल खराब हो गया है उसकी डेथ करवाना, उसको ख़त्म करना, किडनी का फंक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन लेवल, नर्वस सिस्टम, सेंसिटिव सिस्टम, सबको नॉर्मल चलाना, ये होम्योस्टेसिस का काम है। अब हमारे पास है ये एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो वेजोडाइलेशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज है, तो टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज है तो हीट लॉस करनी है, हीट इंक्रीज है तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, ब्लड जो है आसानी से निकल जाएगा तो हीट जनरेट ही नहीं होगी। और वेजो कंट्रक्शन, हीट लॉस है बॉडी की तो वेजो कंट्रक्शन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर से निकलेगा तो हीट जनरेट करके निकलेगा। उसके बाद है हमारे पास ये जो द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस द नाइट्रोजनस कंपाउंड यूरिया, ये भी एक होम्योस्टेसिस का मिसाल है कि जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, अमाइनो ग्रुप प्रोटीन का जो है उसमें से यूरिया बनती है और यूरिया थ्रू आउट ऑफ किडनी निकल जाती है। ये थ्रू आउट ऑफ किडनी यूरिया एक्सक्रिएट ना हो तो हमारे बॉडी इम्बेलेंस हो सकती है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। और उसके बाद है स्टेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस। देयर आर द स्टेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस के सेंसिंग, प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्डिंग। और उसके बाद रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, ये मैनेज करते हैं स्टेज को। उसके बाद कंटिन्यूस ऑफ मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस। और सेंसिंग, सेंसिंग में क्या है? रिसेप्टर वेयर द सेंसिंग परफॉर्म, रिसेप्टर जो है सेंस को परफॉर्म करते हैं। सेंसिंग यानी सेंसिंग एक स्टिमुलस ही बोल दो, स्टिमुलस से सेंसिंग एलिमेंट होता है। कोई बाहर से स्टिमुलेट को बाहर से, जैसे हमने मील खा ली और वो मील जो है वो एक स्टिमुलेट से, यानी शुगर लेवल को राइज करने के लिए। जैसे हमने नमक खा लिया तो वो नमक जो है वो स्टिमुलेट से, इन बाहर वाला एक्सटर्नल स्टिमुलेट से, या बैक्टीरिया आ गया उसने इन्फेक्शन कर दिया, टेम्परेचर गया तो वो इंटरनल स्टिमुलेट से। तो ये जो है एक स्टिमुलेट है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलेट को सेंसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यानी ये सारा प्रोसेस, यानी स्टिमुलेट्स आ गया, उसके बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर के बाद जो है फिर इफेक्टर के पास, तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग यानी अब कंट्रोल सेंटर ने ऊपर रिस्पॉन्स भेज ली। रिस्पॉन्स किसको भेज रहा है? जैसे कि एग्जांपल ले लो, यूट्रस को भेज रहा है, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो तो बेबी को डिलीवर होना है, और वो इफेक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए और वो बेबी डिलीवर होगा। अब एक दो पॉइंट नोट करना कि हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम है, सारे वेरिएबल हमारे जो कंट्रोल होते हैं, ब्लड प्रेशर, पीएच, एंजाइम, हार्मोन, नर्वस सिस्टम, किडनी, और जो है और भी बहुत सारे, वो सारे कंट्रोल होते हैं हमारे किस चीज़ से? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। और पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या है? ऊपर हो गए तो उनको नॉर्मल लेना है, नीचे हो गए जैसे ब्लड ग्लूकोज, जैसे टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर हमारे पास है 37। अब 37 से बॉडी का टेम्परेचर ऊपर हो गया 39 हो गया, 38 हो गया, तो उसको लेवल को नीचे लेके आएंगे 37 पे। और 37 से नीचे हो गया जैसे 36 हो गया, तो उस 36 को ऊपर लेके आएंगे 37 पे। तो ये जो काम है ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है। मगर जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो एक ही जगह पे होता है, यानी उसका काम होता है बढ़ना, नीचे आना उसके काम नहीं है। उसका नाम ही पॉजिटिव फीडबैक, वो बढ़ता रहता है, ऊपर जाता रहता है। और वो दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, ब्लड क्लॉटिंग होता है और बेबी डिलीवर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन की लेवल इंक्रीज होना। जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता है तो वो आके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी पुश आउट होता है थ्रू द वजाइना, सर्वेक्स होता है, वजाइना का पार्ट है सर्वेक्स, उससे बेबी जो है बाहर आता है, डिलीवर होता है।